हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज हम कर रहे हैं एंटोनियो ग्राम्सी जून 3, 2022 को, जिसमें यू विल लर्न हाउ कैरिज्मेटिक एंटोनियो ग्राम्सी विचारधारा के लेवल पर, हालांकि ये लेनिन और माओ की तरह एक सफल नेता के तौर पे एस्टेब्लिश नहीं हो पाए, क्योंकि उस वक्त इटली में फासिस्ट गवर्नमेंट थी और फासिस्ट गवर्नमेंट ने इनकी जो पार्टी थी उसको जेल में बंद कर दिया था, इनको भी जेल में बंद कर दिया था। लेकिन इनका दिमाग और जेल में भी इनका दिमाग खराब करने की जहर देके काफी कोशिश की गई, लेकिन एंटोनियो ग्राम्सी का दिमाग जेल के अंदर भी काम करता रहा और प्रिजन्स डायरी के नाम से अपने नोट्स लिखे और पूरे समाज को कम्युनिस्ट रंग में रंगने का एंटोनियो ग्राम्सी ने एक अनूठा तरीका प्रस्तुत किया। इनका प्राधान्य का सिद्धांत, हेजेमोनी का सिद्धांत, ये अक्सर सुना जाता है, मगर ये क्या है? व्हाट इज दिस हेजेमोनी? कैसे लाई जाती है? ऑर्गेनिक हेजेमोनी क्या है? इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एजेंट्स क्या हैं? इसके लिए बहुत सी टेक्निकल चीजें हैं इसके अंदर में जानने वाली। इसको खतरे किस चीज के हैं कम्युनिज्म को, और हम इनको आज समझेंगे। इसको समझने से पहले द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को हमें, जैसे कि द्वंद्वात्मक प्रक्रिया होती है उसी मेथड से समझेंगे इसको। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में अगर आपको हरे रंग को जानना है तो लाल रंग को पहले जान लो। तो इसलिए जब हम हेजेमोनी में कम्युनिज्म की हेजेमोनी प्राधान्य सिद्धांत को समझते हैं, ये एक लाइन के अंदर बोले तो प्राधान्य यानी कि जो कम्युनिज्म का बोलबाला चौधराहट कहें तो हर स्फीयर के अंदर में कम्युनिज्म छाया हुआ हो, तो उसके अगेंस्ट में जो इज्म है उनको हमें समझना पड़ेगा। उनके अगेंस्ट में हम एग्जांपल्स के लिए दो घटनाओं को लेंगे। एग्जांपल्स के लिए ले लेते हैं हम कम्युनिज्म की जगह एक तो कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकतावाद, रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद, और रिलीजनिज्म, धर्मवाद। और दो तीन घटनाएं ले लेते हैं इसकी। हाल फिलहाल में हुई, पिछले 72 घंटे में कश्मीर के अंदर में 3 मर्डर्स किए हैं इस्लामिक आतंकवादियों ने। एक स्कूल में टीचर का मर्डर किया दिन दहाड़े, एक बैंक मैनेजर का मर्डर किया, और एक लेबरर का मर्डर किया, क्योंकि वो लोग नॉन मुस्लिम थे और बाहर के स्टेट से आए हुए थे। तो ये एग्जांपल है रीजनलिज्म और रिलीजनिज्म का। ओके, साथ में एक और घटना कल की है। बहादुरगढ़ में एक प्रवासी मजदूर को मार डाला गया, और इससे पहले महाराष्ट्र में जब शिवसेना की गवर्नमेंट हुआ करती थी तब ये था कि महाराष्ट्र केवल मराठा मानसों के लिए उस टाइम पर भी वहां पर जो यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा से जो लेबरर्स जो लोग गए हुए हैं उनके ऊपर अटैक्स किए जा रहे थे। द सन ऑफ सॉइल की विचारधारा, जिसे हम कहते हैं रीजनलिज्म। और इसी कड़ी में बहादुरगढ़ के अंदर एक प्रवासी मजदूर के ऊपर हमला किया गया, ये भी रीजनलिज्म का एग्जाम्पल है। और ये दो हो गए हमारे एग्जाम्पल, रीजनलिज्म और रिलीजनिज्म। एक कम्युनलिज्म का एग्जाम्पल रह गया जिसमें जाति के आधार पर अटैक होने, उसका भी एक एग्जाम्पल कोई ध्यान में आता हो तो मुझे बताना, किसी के ध्यान में आए तो। फिलहाल हम इन एग्जाम्पल्स को लेके, अब एंटोनियो ग्राम्सी ने कहा कि हमें इन सब इज्म से पार पाना है और हमें अपना इज्म स्थापित करना है। हमारा इज्म होगा कम्युनिज्म, यानी कि साम्यवाद। अब ये साम्यवाद, मार्क्स ने कहा कि कैपिटलिज्म शोषण करता है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, 25 पैसे लेबरर को देता है, 1 रुपए का काम कराता है। शोषण करने के बाद में लेबरर इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, चेतना का संचार होता है उसके अंदर में नेताओं के द्वारा में, तो वो क्रांति करता है, क्वांटिटेटिव की जगह क्वालिटेटिव क्रांति करता है। लेनिन ने कहा क्रांति होती नहीं, की जाती है। माओ ने कहा ये क्रांति
कई प्रकार की होती है, सिर्फ क्वालिटेटिव नहीं होती, कई प्रकार की होती है। ग्रामसी ने कहा कि जो मार्क्स ने स्टार्टिंग में कहा था कि कैपिटलिज्म 25 पैसे देके शोषण करता है, सिर्फ वही एक तरीका नहीं है शोषण करने का कैपिटलिज्म का। वह इंसान का शोषण केवल कम पैसे देकर ही नहीं करता, वह इंसान का शोषण बौद्धिक स्तर पर भी करता है, यानी कि इंटेलेक्चुअल स्तर पर भी करता है, और साथ में सांस्कृतिक स्तर पर भी करता है। सांस्कृतिक स्तर पर एक एग्जाम्पल, जैसे कि आपको बड़ा बनना है, बड़ा बनने के लिए जब भी बोलेंगे कि बड़ा बनना है, तो इस तरह से संस्कृति में बड़े शब्द को रख दिया जाता है कि जो पैसे वाले हैं, अंबानी, अडानी, एलन मस्क, बड़े बनने के नाम पर इंसान के दिमाग में सिर्फ इन कैपिटलिस्टिक लोगों की फोटो आती है। बड़े के नाम पे ना तो कोई मोदी की फोटो आएगी, ना योगी की फोटो आएगी दिमाग में, ना स्वामी रामदेव जैसे आध्यात्मिक नेताओं की फोटो आएगी, या फिर किसी और इंटेलेक्चुअल, या फिर किसी जो शेक्सपियर हैं, हमारे हरिवंश राय बच्चन हैं, अमिताभ बच्चन हैं, उनकी फोटो दिमाग में नहीं आएगी। यह सांस्कृतिक गुलामी जो कैपिटलिज्म हमारे दिमाग के ऊपर चाके करता है। हमें साम्यवाद को प्रमोट करना है, फैलाना है हेजेमोनी के द्वारा, ऐसा प्राधान्य करना है, चौधराहट करनी है कि इंसान के ऊपर सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर ही नहीं, उसकी इंटेलेक्चुअल के ऊपर भी, बौद्धिक स्तर के ऊपर भी, और उसकी मोरालिटी के ऊपर हर तरह से हमारा सिर्फ एक ही इज्म छाया होना चाहिए, और वो होना चाहिए कम्युनिज्म। इसके हम स्क्रीन पे ले आता हूं। 1891 से 1937 ये उस तरह के अद्भुत विचारक हैं जिनके आचार और विचार में एकता है, जो कहते हैं वही करते हैं। प्रिजन्स डायरी के नाम से उन्होंने नोट्स लिखे, जो इनकी किताब बाद में पब्लिश हुई, और मेन सिद्धांत इनका प्राधान्य सिद्धांत और दंडात्मक बोधिवाद के जो मार्क्स के सिद्धांत को उन्होंने पूरी तरीके से रिवाइज कर दिया, जैसे कि अभी मैंने बताया है। और कैपिटलिज्म के बारे में बताया कि वो मजबूत है क्योंकि उसकी सर्वोच्चता है किस चीज में, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सर्वोच्चता है हर चीज के अंदर, हमें उस सर्वोच्चता को तोड़ना है। अब ये काम करने का उसने दायित्व किसको दिया है? आधुनिक राजकुमार को। किसको दिया है? आधुनिक राजकुमार। कौन है ये आधुनिक राजकुमार? मैकियावेली के प्रिंस की तरह कौन होगा ये आधुनिक राजकुमार? क्या ये कोई राजा होगा, राजकुमार होगा? ये है वहां की कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट आधुनिक राजकुमार कौन है? कम्युनिस्ट पार्टी, जो इसको अपडेट करेगी, चेंज करेगी, इस विचारधारा को पूरी तरह ऑल टुगेदर चेंज करेगी। अब इन्होंने स्टडी किया कम्युनिस्ट पार्टी और रिलेशंस, आपस के संबंध है, कम्युनिस्ट पार्टी के संबंध क्या होंगे, समाज के संबंध क्या होंगे, राज्य के संबंध क्या होंगे। अब इनके जो कुछ एक सिद्धांत हैं जिनको हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। पहला तो साम्यवाद के लिए खतरे, दो खतरे, अर्थवाद और स्वतः प्रेरणावाद। अर्थवाद और स्वतः प्रेरणावाद यानी कि सब लोगों में पैसा पाने की असीम चाह कि हमें पैसे के लिए काम करना है, पैसा ही सबके लिए है। जब लोगों के अंदर ये मेंटेलिटी आ जाती है, और स्वतः प्रेरणावाद कि हर इंसान अपने लिए, इसके लिए काम करेगा, पैसे के लिए, और खुद सेल्फ मोटिवेटिंग होता जाएगा। सिर्फ पैसे और इंस्टेंट मोटिवेशन जो इंसान को खुद आती है मोटिवेशन करने के लिए, इस चीज को हमें जो अनकॉन्शियसली लोगों के दिमाग में आ जाती है, ये कम्युनिज्म के लिए खतरा है कि जब लोगों में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की होड़ आ जाती है, स्वतः प्रेरणा की एक से बढ़कर एक आगे निकलने की होड़ आ जाती है, ये कम्युनिज्म के लिए खतरा है। हमें लोगों के दिमाग से
ज्यादा से ज्यादा अमीर बनने की इस लालसा को समाप्त करना होगा। कैसे करना होगा इसके बारे में आगे आऊंगा मैं। लेकिन फिलहाल करना क्या होगा, सेकंड सिद्धांत इसका, सत्ता और नेतृत्व। आधुनिक राजकुमार को, कम्युनिस्ट पार्टी को क्या करना होगा, सत्ता और नेतृत्व। सत्ता देनी होगी ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से, यानी कि जो नौकरशाह हैं उनके माध्यम से, और नेतृत्व यानी कि लीडरशिप, जैसे कि जो रिबेलियन पार्टी होती है उनका स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तभी तो विद्रोह कर पाते हैं वो। इसी तरीके से संगठन संचार, जो लेनिन ने सिद्धांत दिया था संगठन संचार की एकता, वो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर में होना चाहिए। रिपीट करता हूं मैं, सत्ता और नेतृत्व, दो गुण होने चाहिए। पब्लिक को लीड करे, नेतृत्व करे एक रिबेलियन की भांति, और सत्ता पर पूरी तरीके से कंट्रोल बना के रखे हर चीज में क्या हो रहा है, जैसे कि अब चीन के अंदर आप देख पाते हो। थर्ड सिद्धांत इनका है हिंसा और सभ्यता का सिद्धांत। अब हिंसा करनी है जो मौजूदा स्टेट की पावर्स है, माओ से काफी करीब है। माओ कहता है इन एवी युद्ध की अनिवार्यता, इनएविटेबिलिटी ऑफ वार। इसी को ये कंटिन्यू करते हैं, हिंसा और सभ्यता। लेकिन माओ कहता है कि हमें सिर्फ वार में ही करना है, जो उनकी कल्चरल फ्रीडम का सिद्धांत था। आखिरी के 10 हजारों फूलों को खिलने दो, हजारों विचारों को जूझने दो, उसके अंदर भी माओ ने सिर्फ हिंसा का ही सहारा लिया, वो सिर्फ हिंसा में विश्वास करता है माओ। लेकिन एंटोनियो ग्राम्सी माओ से 10 कदम आगे, वो कहता है जो हिंसा करनी है वो तो राज्य के खिलाफ करनी है, लेकिन राज्य में एक बार पॉलिटिकल पावर एस्टेब्लिश में आने के बाद में हमें सभ्यता पर जोर देना है। सभ्यता यानी कि बिल्डिंग, जो कैपिटलिस्ट ने सभ्यता बनाई है हमें अपनी नई सभ्यता बनानी है। इसके लिए हमें अपनी कार्यकारिणियां बनानी पड़ेंगी, रणनीतियां बनानी पड़ेंगी। इसमें पैसिफिक और कोअर्सिव दोनों तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कार्यनीतियां और रणनीतियां। कार्यनीतियां पैसिफिक शांतिपूर्वक, और रणनीतियां कोअर्सिव यानी कि हिंसात्मक। दोनों तरीके से हमें सभ्यताओं का निर्माण करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे यहाँ पर एक सड़क बनानी है सरकार ने सभ्यता के निर्माण के लिए, सड़क की क्लियरेंस के लिए 3 साल लग जाते हैं, लेकिन चीन के अंदर वो सड़क का क्लियरेंस, जमीन का एक्विजिशन हार्डली 3 महीनों के अंदर ही हो जाता है। तो वहां पर वो पैसिफिक और कोअर्सिव दोनों तरीकों का यूज करते हैं अपनी सभ्यता के निर्माण के लिए। चौथा सिद्धांत है इनका हिस्टोरिकल ब्लॉक्स। हिस्टोरिकल ब्लॉक्स का सिद्धांत ये कहता है कि अलग अलग सोशल फोर्सेस, समाज में जो शक्तियां हैं वो एक दूसरे से कैसे इतिहास में संबंध रखती आई हैं। जैसे कि मजदूर और किसान, दोनों ही मजदूर हैं, दोनों ही हमारे प्रोलेटेरिएट हैं, सर्वहारा हैं, लेकिन इनके रिलेशन तो अलग रहे हैं, इनकी डिमांड भी अलग है। जैसे कि माओ ने कहा कि हमें इन दोनों को साथ में रखना है। इन दोनों के बीच की जो क्रांति का सिद्धांत बताया उसने, असंगति को दूर करने का सिद्धांत, माओ ने कहा कि जो कृषक हैं इनके लिए सामूहिक खेती, और जो लेबरर्स हैं, इंडस्ट्रियल लेबरर्स, उनके लिए यंत्रीकरण। ये करके इनका क्वालिटेटिव सुधार किया जाएगा इस असंगति का। और इस चीज को एंटोनियो ग्राम्सी ने कहा है हिस्टोरिकल ब्लॉक्स। माओ के इस विचार को अलग शब्दों में लिखा है। इनको हम हेजेमोनी के द्वारा प्राधान्य कम्युनिस्ट एक विचार में रख के, कम्युनिज्म में रख के, इनके जो आपस के डिफरेंसेस हैं इनको क्लियर करेंगे। इस मामले में हम माओ को एंटोनियो ग्राम्सी से ज्यादा बेहतर पाते हैं। अब ये करना कैसे है, हेजेमोनी का सिद्धांत करने की, हेजेमोनी सिद्धांत पे आ जाते हैं डेंजर्स के बाद में। अब ये हेजेमोनी जो हमें नेतृत्व करना है, अपनी चौधराहट लेकर आनी है। हेजेमोनी का देसी शब्द होता है चौधराहट। ये एक संबंध है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंसेंट है। कंसेंट यानी कि सहमति की संस्था है। ये चौधराहट हमें डंडे के जोर पे नहीं लेकर आनी, सबकी सहमति से लेकर आनी है। कि सबको ये बिलीव होना चाहिए कि जो चाइना के अंदर में, चाइना का मॉडल ले लें कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग हैं, रूलिंग क्लास के लोग हैं, ये हमारे भला करने के लिए ही पॉलिटिकल क्लास में हमारे से ऊपर आए हुए हैं।
अब इसके लिए 3 चीजें जरूरी हैं, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल एंड मोरल लीडरशिप। सबसे पहले तो चाइना का मॉडल ले लें कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, 8 करोड़ इस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं 1.25 करोड़ की आबादी में, यानी कि 8 करोड़ लोग चीन की पॉलिटिकल पार्टी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेंबरशिप में जुड़े हुए हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर पूरी तरीके से विचारों को कंट्रोल करते हैं। तो पॉलिटिकल हो गई है 8 करोड़ लोग सुपीरियर। आइडियोलॉजिकल, फेसबुक ट्विटर के ऊपर या जो उनका फेसबुक वहाँ इतनी चलती नहीं है, जो वहाँ के लोकल सोशल मीडियाज हैं, इनके खिलाफ में, आइडियोलॉजी के खिलाफ में कोई भी करेंगे तो सैकड़ों हजारों पोस्ट वो उसके फेवर में डाल देते हैं, और विरोध वाले व्यक्ति के विरोध में सैकड़ों पोस्ट डाल दी जाती हैं। आइडियोलॉजिकल विचारधारा। और तीसरा मोरल लीडरशिप, यानी कि जो ये लोग हैं ये भी अपने आप में आम इंसानों की तरह ही रहना पसंद करते हैं, पैसा अगर होता भी है तो दिखावे में कम से कम ही विश्वास रखते हैं, एटलीस्ट थ्योरेटिकली। और बार बार चाइनीज गवर्नमेंट की कोशिश रहती है कि सब लोगों को, जो जितने भी लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, नेता हैं, टीचर्स हैं, कॉलेजेस हैं, हर व्यक्ति को बीच में गांवों में, देहातों में सर्विस के लिए भेजा जाए, ताकि वो आम लोगों की तरह ही रहे, उनकी तरह उनसे ही घुल मिल के रहे, जिसे हम मोरल लीडरशिप के अंदर में कन्वर्ट किया, क्यों चरितार्थ किया जा सके। अब ये 2 तरह की उन्होंने, अब इसमें एक कंसेप्ट आ जाता है हेजेमनी के अंदर में, एक तो पॉलिटिकल हेजेमनी, दूसरी है ऑर्गेनिक हेजेमनी। मेन एंटोनियो का जो ग्रामसी का जो कंट्रीब्यूशन है, दैट इज विद ऑर्गेनिक हेजेमनी। अब ये ऑर्गेनिक क्या है? ऑर्गेनिक हेजेमनी यानी कि ऑर्गन्स, यानी कि हमारे अंग, शरीर के अंग। यहाँ पर अंगों में ऑर्गेनिक के लिए 3 अंग बोलता है मेनली, स्कूल, चर्च और ट्रेड यूनियन, यानी कि जो नॉन पॉलिटिकल चीजें हैं। स्कूल, चर्चेस यानी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इंडिया के कंसेप्ट से आप लगा लें कि जो अब हमारे पास आ जाते हैं कि जो मैंने पहले स्टार्टिंग में एग्जांपल दे रहा था, जो लोगों को कश्मीर के अंदर और महाराष्ट्र में, बहादुरगढ़ में मारे जा रहे हैं लोग, अलग अलग रीजनलिज्म की वजह से। अब इन चीजों के ऊपर जब कम्युनिज्म स्थापित हो जाएगा, तो ये जो ऑर्गेनिक में, स्कूल्स में, चर्चेस के अंदर में, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा के ऊपर में स्टेट कंट्रोल होगा, पॉलिटिकल पार्टी के लोग होंगे, और सबको बताएंगे कि हमारे जो दुश्मन है वो दूसरी स्टेट से आए हुए लेबर नहीं है, क्षेत्रवाद खत्म हो जाएगा, ये लेबर आया है ये भी हमारा ही भाई है, हमारे दुश्मन है अंबानी, अडानी जैसे लोग, जो बड़ों को अमीरों में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो दूसरे धर्म के लोग, दूसरी जात के लोग, ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये सब हमारे सब भाई बंधु हैं। सबसे बड़ा है हमारे लिए देश, और हमारे दुश्मन है लोगों को खून चूसने वाले अमीर लोग, जो हमें हर चीज में दबा के रखते हैं, खुद गाड़ियों में घूमते हैं, खुद प्लेन्स के अंदर घूमते हैं, और गरीबों को चप्पल भी मुश्किल से नसीब करवा पाते हैं। तो इसलिए अगर बंदूकें उठानी है तो उनके खिलाफ उठाओ, बल्कि उनके खिलाफ बंदूक उठाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, आधुनिक राजकुमार पावर में है, इट विल टेक केयर ऑफ दोज इंटरेस्ट। अब ये ऑर्गेनिक हेजेमनी 2 तरह की है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में स्कूल, चर्चेस, ट्रेड यूनियंस के अंदर में जो लोग पॉलिटिकल क्लास से एसोसिएटेड हैं, 8 करोड़ लोग, चाइना का एग्जांपल ले लें, वो लोग अपने आप को क्लासिफाई करेंगे हम वर्टिकल ऑर्गेनिक हेजेमोनी के अंदर में है, और जो लोग पॉलिटिकल क्लास से एसोसिएटेड नहीं है वो जाएंगे हॉरिजॉन्टल हेजेमोनी में, ऊर्ध्वाधर। समझ रहे हैं बात को? लंबवत में। इतना क्लियर हो गया? यस सर, यस सर। अगला इनका सिद्धांत है सापेक्षित स्वायत्तता का सिद्धांत, रिलेटिव ऑटोनॉमी। ये कहते हैं कि जो हमारी आइडियोलॉजीज हैं, विचारधाराएं, ऑर्गेनिक आइडियोलॉजीज, ये पॉलिटिकल की अनुगामी नहीं है, ये सेपरेट वेरिएबल्स हैं जिनके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाना है, जिससे कि हम कम्युनिस्ट स्टेट की स्थापना कर सकें। इस हेजेमोनी की, ऑर्गेनिक हेजेमोनी की, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल हेजेमोनी की, दीज आर सेपरेट वेरिएबल्स, और इनकी
रिलेटिव ऑटोनॉमी, इनको पूरी तरीके से ऑटोनोमस दिया जाए, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किए जाए इनके लिए और विचारधारा का एस्टेब्लिशमेंट किया जाए। पाकिस्तान, चाइना, जितने भी कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, प्रोपोगेंडा की मशीनरीज होती हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं सभी स्टेट्स के अंदर में, जो अपनी विचारधारा को प्रमोट करने का काम करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई प्रोपोगेंडा विचारधारा अभी तक डिपार्टमेंट सेटअप नहीं किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जो इस तरह की जो रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकतावाद, जिहादीवाद, पृथकतावाद की जो विचारधाराएं हैं, इनका पूरी तरीके से जवाब दे सकें विचारधारा के लेवल पे। इसकी हम सख्त कमी आज के देश में, भारत में महसूस करते हैं। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि राष्ट्रवाद अपने आप में एक समस्या है जिसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा, लोगों को राष्ट्रवाद की ट्रेनिंग दी जाएगी अगर हमारी पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक पावर में आती है। तो हमने इस राष्ट्रवाद को फॉर ग्रांटेड ले लिया कि राष्ट्रवाद अंग्रेजों ने दिया है तो राष्ट्रवाद हमेशा रहेगा, लेकिन ये रहता नहीं है। राष्ट्रवाद कंटिन्यूअसली, इसके लिए लोगों को ट्रेन करना पड़ता है। सो दिस इज ऑल अबाउट मेन चीजें एंटोनियो ग्राम्सी। नाउ ओवर टू यू, जो तुम्हारे इसके दिमाग में क्वेश्चंस हैं। नितिका, क्वेश्चंस? आकाश, गौरव? नो सर।